अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी खुशकिस्मती कि हमें फ़िक्र व सुफ़न के इमाम और पॉलिटिकल थिंक टैंक जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बहुत करीबी साथी, तरक्की पसंद तहरीक के मुफ़क्कर और बड़े मुतहर्रिक शख्सियत जनाब असलम गुरदासपुरी साहब ने हमें टाइम दिया और हम इनके पास मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। तो वैसे तो आपके साथ गुफ्तगू के जैसा मैंने बयान किया कि बहुत सारे महाज हैं, फ़िक्र सुफ़न भी है, तरक्की पसंद तहरीक भी है और फिर आपकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी वो भी है। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से आपकी कैसे मुलाकात हुई? पहली भुट्टो साहब से मेरी पहली मुलाकात लाहौर गवर्नर हाउस में हुई। ये 65 की जंग के बाद मैंने एक नज़्म कही थी वो 6 सितंबर पर। तो उस वक्त कुछ दूसरे लोग भी वहां थे, शायर हजरात, उनमें मुझे भी बुलाया गया था और वहाँ अयूब खान था और काला बाग था और भुट्टो साहब वहां थे। उन दिनों उनकी आपस में अयूब खान के साथ जो मामला था वो बहुत बिगड़ चुका था और तकरीबन भुट्टो साहब ने छोड़ा नहीं था, लेकिन हमें उस वक्त नहीं इल्म था कि ये इस्तीफा दे देंगे। तो लेकिन एक चीज बड़ी नुमाया थी वहां कि काला बाग और अयूब खान तो एक तरफ बैठे हुए थे बड़े सामने बड़े सोफों पर, भुट्टो साहब की कुर्सी एक तरफ लगाई गई हुई थी। अच्छा, ये एक नुमाया चीज थी जो नजर आ रही थी कि इनके ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं है। बार सूरत वहाँ वो एक नज़म पढ़नी थी, मैंने भी अपनी नज़म पढ़ी। मैंने भुट्टो साहब को बार बार मुखातब किया अपनी नज़म में। ये एक इब्तदाई मेरी उनसे शनासाई हुई कि उन्होंने मुझे गौर से देखा, मैंने भी उन्हें गौर से देखा। इसी दौरान वो उसने अयूब ने कुछ चंद कलमात कहने चाहे जंग के बारे में, तो वहां एक कोई आदमी था, मुझे नहीं याद वो कौन था, तो वो हाँ टीन साज था, उसका नाम टीन साज था, एक मुस्लिम लीग का वर्कर था, बड़ा मुंहफट था, पुराना था अमृतसरिया। तो उसने कहा कि वो अपनी बात कर रहा था यूं खां, तो उसने कहा कि सदर साहब, लोग कहते हैं आपने ताशकंद में जाकर मैदान हमारी जीती हुई बाजी हार दी। अब ये तो बात जो थी वो भुट्टो को ही तो फेवर में जाती थी, उसके बहुत खिलाफ जाती थी। तो उसने कहा शट अप ऐसे करके वो छोड़कर चलना लग गया वहां से। काला बाग भी चला गया, अब भुट्टो साहब रह गए। तो भुट्टो साहब के हमने घेर लिया, बहुत सारे और लोग भी थे। तो मुझे याद है मैंने उनको कंधों पर उठा लिया। अच्छा, हाँ, बड़ी मोहब्बत थी वो, बिल्कुल ही। फिर तो हम एक ही हो गए ना कि वो मेरे भी जज्बात यही थे जंग के बारे में, अयूब खान के खिलाफ ही थे। अब तो फिर जब लोगों ने नारे नारे लगाए, अब वहां कोई नहीं है सिवाय हम है और गवर्नर हाउस है। अच्छा, और वो सीआईडी वाईडी भी जो थी वो पहले तो आए आगे, फिर उन्होंने लोगों को देखा तो पीछे हट गए। खैर भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि उतारो, मैंने उतार दिया। तो लोगों ने तस्वीरें बनवाई, मेरी भी एक तस्वीर उनके साथ हुई, वो शायद मेरी किताब में भी छपी हुई है। तो मुझे उन्होंने कान में कहा कि गवर्नर हाउस सॉरी फ्लैटी होटल के 56 कमरे में आ जाओ। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, शाम को आ जाना। तो मैं फौरन वहां पहुंच गया। ये मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर मैं उनके कमरे में चला गया। इस तरह मुझे वहां और भी कुछ लोग बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा।
वहाँ कोई दोस्त था, उसने चाय वाय भी दी। तो काफी देर बैठने के बाद जो लोग उठ के चले गए, उनमें सारे अखबार भी इससे ज्यादा, अब्दुल्ला मलिक वगैरह। तो जब वो चले गए तो मुझे कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा असलम गुरदासपुरी है। अबे शायर, अब हम दोस्त हैं। अच्छा, आज से हम दोस्त हैं, तो मिला करोगे ना मुझे? मैं कहती मैं मिला करूंगा, क्यों नहीं मिला करूंगा आपसे। तो एक शेख सफदर साहब थे, कह रहे शेख साहब इनसे राब्ता रखिएगा। तो थैंक यू, मैंने अभी और लोगों ने आना है तो आपसे बात होगी, अब आप राब्ता रखिएगा। लीजिए, ये एक बात थी बस। अच्छा, मेरे लिए जो है ना, एक बात मतलब मेरी खुशकिस्मती के भी आपसे मुलाकात आज हो गई, मगर मैं हैरान होता हूँ और आज तक हैरान हूँ, आज आप मेरी ये हैरानी दूर मतलब फरमाएं कि एक पैगंबर अकल नाम की किताब लिखने वाला बंदा जो मैंने नौजवानी में पढ़ी और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ, तो वो भुट्टो साहब से क्यों मुतासर हो गया? हाँ, ये मुझे तो बाद में पता चला। जब मैंने किताब लिखी पैगंबर अक्ल खिरद सुकरात पर, तो मुझे उस वक्त तो भुट्टो का इतनी अजमत का इल्म नहीं था, लेकिन चूंकि मेरे अंदर तो बात थी ना कुछ फिलॉसफी की, कुछ ऐसी कि मुझे उसके अंदर, अब बाद में जो मुझे पता ही चल गया कि उसके अंदर मुझे अफलातून का प्रिंस नजर आया, भुट्टो साहब के अंदर। अच्छा, जब बाद में भी साबित हुआ जो, तो वो अफलातून का एक था हीरो, अफलातून का एक हुक्मरान था। अफलातून का हुक्मरान जो था, उन्होंने कहा था कि उसे फिलासफर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, वो आदमी हुक्मरान होना चाहिए जो कौमों की एहसासात को जानता हो, जो दुनिया के हालात को जानता हो, जो इल्म जानता हो आसमानों पर क्या है, जमीन पर क्या है, जो दीन का अलूम रखता हो, जो उसे इल्म हो कि दुनिया किस कदर बिगड़ी हुई है, इसके रस्म और रिवाज क्या है, गलत है, सही है, और इंसानों की असल जिंदगी के मौरूजात क्या है। और ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। जैसे सुकरात ने कहा था कि आप एक बैरी जहाज किसी ऐसे आदमी को चलाने देंगे जिसको आता ना हो, तो उसके, हालांकि उसमें वहां डूबकर मरने के 300-400 आदमी हो सकते हैं जहाज, लेकिन आप इक़्तिदार दे दें एक ऐसे आदमी को जिसको पता ही ना हो इक़्तिदार क्या है, तो वहां तो करोड़ों आदमी, लाखों आदमी को बेड़ा गर्क हो जाएगा, कौमें तबाह हो जाती है। इसलिए उन्होंने, दुनिया के तमाम फिलासफरों ने कहा कि हुक्मरान फलसफी होने चाहिए या उनके साथ फलसफी होने चाहिए। आप देखें, वो जितने दुनिया के बड़े फिलासफर आए, चाणक्य आप देख लें, मैकियावेली देख लें, या जॉन लॉक देखें इंग्लैंड वाला, रूसो देखें, वॉल्टेयर देखें फ्रांस वाले, जर्मनी वाले, यूनान वाले, तमाम इस बात पर, एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि हुक्मरान को फलसफी होना चाहिए, एक इल्म, साहब इल्म होना चाहिए, तबीब होना चाहिए। अच्छा, जो मतलब ये सारी जो सिचुएशन आपने बताई, इसके नतीजे में जाहिर है एक ख्वाब आपने देखा और उस ख्वाब ने आपको मुंसलिक कर दिया भुट्टो साहब के साथ, तो ये फिर पूरा नहीं हुआ, जाहिर है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ? नहीं, बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए, बहुत सारे। अच्छा, इस मुल्क में कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था। जुल्फकार अली भुट्टो, पहला मेरा चॉइस गलत नहीं साबित हुआ, मुझे फख्र है इस बात पर, और खुदा का शुक्र भी है कि मैंने उस आदमी में जो कुछ, हालांकि मेरी कोई उससे ताल्लुकात नहीं थे, वो बहुत बड़ा आदमी था, मैं एक आम आदमी था, तो लेकिन जो उसका ज़ाहिर था वही उसका बातन था। वो झूठ बोलता ही नहीं था, जो कहा है उसने जिंदगी में, आप अंदाजा कर ले, या उसने पूरा किया या उसे करना नहीं दिया। ये वो एक ही इंसान है पूरा पाकिस्तान में,
बाहर चलो दूसरी दुनिया में ना सही, पाकिस्तान की हद तक वो वाहिद इंसान है जो उसने कहा उसने पूरा किया, जो करना चाहता था उसे नहीं करने दिया। मुझे बताइए, आज जब हिंदुस्तान ने आप पर हमला किया और आपने जो कुछ यहाँ हुआ, अगर उस शख्स ने एटम बम ना बनाया होता हमारा क्या अंजाम होता? जाहिर है पाकिस्तान का कोई लीडर सोच भी सका कभी कि इस रियासत हमारी मुल्क को क्या क्या खतरात हो सकते हैं, दुनिया हमें कहां तक लेके जा सकती है। ठीक बात। आलम इस्लाम का अशर जो कुछ किया गया है, आप देखें कि सदाम के साथ क्या हुआ, लीबिया वाले के साथ क्या हुआ, शाम वाले के साथ क्या हुआ, अब ईरान के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा था। वो आलम इस्लाम को कोई एक घड़े की मच्छी समझते हैं। बिल्कुल सही। अगर जो हुक्मरान उनसे जरा भी अपने अवाम की बात करेगा, अपने हालात की बात करेगा, अपने मुल्क की बात करेगा, उसे सजा नहीं रहने देते। बिल्कुल सही। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो एक आदमी था जिसने आलम इस्लाम को इकट्ठा भी किया। तमाम उनकी जो जो साम्राज्य की जितनी जो थी यहाँ की साजिशें, उनके खिलाफ पहले दिन से ही काम उसने शुरू किया। वो वाद आदमी है जिसने साम्राज्य को ललकारा, आलमी सुपर ताकत को उस वक्त ललकारा जब वो बहुत ताकतवर थी। अच्छा, एक बात और, अभी ये मैंने गुफ्तगू की और अब भी मतलब हेल्थ इश्यूज के बावजूद भी आपके जो है ना अंदर जज्बा ऐसा लगता है कि जैसे ठाठे मार रहा है, और वो आपके लहजे में आ गया। तरक्की पसंद तहरीक, आपने मज़ाहमत का रास्ता अपनाया, आपने अपने शेर व सुहन में भी मज़ाहमत और साथ रोमांस उसको आपने मिक्स अप किया, बड़ा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। तो ये क्यों हुआ कि कोई आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था, कोई ऐसा तजर्बा कि जिसकी वजह से आप मजलूम के साथ खड़े हो गए, आप मज़ाहमत पे उतर आए? मैं कोई तकरीबन मुझे कुछ याद नहीं कि मैं सोच कर हुआ हूं। मैं जुल्फकार अली भुट्टो के साथ चल पड़ा, बस ये मेरी जिंदगी का पहला कदम था। तो मेरी किस्मत थी कि पहला कदम ही दुरुस्त हो गया, फिर मेरा रास्ता ही वही बनता था जो आपने गिनवाया। मेरा और रास्ता बन ही नहीं सकता। या तो मैं जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए से गद्दारी कर देता, या उनके साथ गद्दारी कर देता, या अपनी कौम के साथ, लोगों के साथ, डाउन ट्रॉडन पिसे हुए लोगों के साथ। एक ही रास्ता था कि मैं उनको छोड़कर कोई महल लेने निकल जाता, पैसे कमाने निकलता, एक टके का आदमी बन जाता, यही था। वरना मुझे सोच ही नहीं आई इन बातों। जुल्फकार अली भुट्टो मेरे ऊपर इस कदर छा गया हुआ था, मैंने अपने अंदर उसे डाल दिया था। लिहाजा मेरे अंदर तो वो है। हाँ, तो वो जब तक वो मेरे अंदर है, मैं वही रहूंगा जो उसके साथ चला था। बस इतनी बात है। अच्छा, अब क्या पोजीशन है? मतलब तरक्की, जिस वक्त रशिया ने कोलैप्स किया है 89 में ये हुआ था, तो उसके बाद बहुत से जो हमारे दोस्त भाई, तो वो इधर उधर चले गए, एनजीओ में चले गए, अपने उन्होंने वो किया। तो देखिए मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये जुल्फकार अली भुट्टो के साथ कोई एक जुल्म नहीं हुआ। तारीख में ये जुल्म तो बड़े इंसानों से होते ही रहे कि उनको वो जो साहबे जायदाद, साहबे मलकियत, हुक्मरान जो खुद को समझते हैं, जो आम दुश्मन होते हैं, उनको मार दिया करते हैं। ऐसे तो बहुत वाकयात हुए हैं। हुसैन का पहला वाकया हमारी इस्लाम की तारीख में भी यही था कि वो शख्स अपने घर से कोई बंदूकें लेकर गया था, वो तो अपने बाल बच्चे लेकर गया है। तो ये जमहूरियत थी, वो कहता था मैं जा सकता हूँ, वही वहां कोई पासपोर्ट लेना था उसे कि कूफे जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। लेकिन जो वो मलूकी ताकत थी, जो साम्राज्य ताकत था उस वक्त का, आलम इस्लाम का साम्राज्य, जो
बनु उमय्या के खानदान से पैदा हुआ यजीद या दूसरे लोग, उन्होंने उसे मार दिया, वो खानदान ही मार दिया। बिल्कुल तो ये होता है, वहीं से चलता है। उससे पहले सुकरात मारा, बिल्कुल सही। दुनिया का सबसे पहला शहीद जो है ताकत का, इल्म का, हिकमत का और अवाम का और अकल का, वो अपना सुकरात था। तो जुल्फकार भुट्टो के साथ ये होना ही था। होना कोई ऐसी नहीं, मतलब उसके रास्ते ऐसे ही में होता थी, है। ये बात थी, हाँ। कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस यहाँ ये था, जो मुझे अफसोस है, पता नहीं आप सबको ही होगा डेफिनेटली, कि ठीक है भाई, जमात इस्लामी या वो लोग जो चाहते थे कि जी यहाँ अवाम का राज ना हो, यहाँ जागीरदार रहे, सरमायादारी रहे, यहाँ फौजी हुक्मरान रहे, वो तो ठीक है। एक मजहबी आलम जो है, जो मजहबी जमातें हैं, उनका तो ये है ना कि सरमायादारी सबसे अच्छी चीज है, वो रोटी पानी उनका वो इससे चलता है। तो ये मौलवी लोग जो थे, ये तो भुट्टो के खिलाफ थे और रहना भी चाहिए था, इनका तो ठीक है जी। लेकिन मुझे ये बात है कि लेफ्ट के जो लोग थे, जो यहाँ कहते थे हम कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, लिबरल है, वो फौज के साथ क्यों मिल गए? भुट्टो को तो फौज मारना चाहती थी ना, भुट्टो को साम्राज्य मारना चाहते थे, अमेरिका मारना चाहता था। भाई वो अमेरिका के साथ क्यों मिल गए? वो कम्युनिस्ट, वो सोशलिस्ट, वो लिबरल, वो जो यहाँ के महंत बने हुए थे इनकलाबों के, वो जमात इस्लामी के साथ क्यों मिल गए? वो फौज के नैरेटिव के साथ क्यों मिले? फौज का नैरेटिव भुट्टो को मारना था, अमेरिका का नैरेटिव भुट्टो को मारना था, राइटिस्टों का नैरेटिव भुट्टो को मारना था, लेफ्टिस्ट क्यों मिल गए उनके साथ? तो साबित ये हुआ कि वो भी उन्हीं का ही काम कर रहे थे, भुट्टो नहीं कर रहा था, उसे मार दिया गया। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो होता है मैदान जंग में। जो जो साहबे खल्क लोग हैं, जो इंसान प्रस्त हैं, वो दार पर ही रहा करते हैं। हाँ, हमें मरने का, भुट्टो की शहादत का इतना दुख नहीं, वो तो शहादत तो शहादत है, उसका हमें दुख हो सकता है। वो तो अल्लाह ने दी उसे, जलवाए दारो रसन अपने नसीबों में कहा, कौन दुनिया की निगाहों पे चढ़ाता है मुझे? वाह वाह वाह। तो भुट्टो साहब पे आपने कोई नज़म भी लिखी शायद है? भुट्टो साहब पे आपने नहीं, खैर बेशुमार कहीं, बेशुमार कोई एक शेर मुझे बेशुमार है यार, क्या मुझे अब क्या याद नहीं, खास तौर पर क्या उनका अब इस तरह याद नहीं। अच्छा, कोई चलिए, चीज पुरानी बातें कोई ऐसा वाकया, मतलब जाहिर है मुझे मेरी मुलाकात तो नहीं है, मगर यह है कि भुट्टो साहब एक सहर अंगेज शख्सियत थे। जी हाँ, कोई यादगार वाकया? जी यादगार वाकया मैं आपको एक बताऊं, वो पूरा इंसान था। वाह। यानी वो बज़्म में भी वैसा ही था, तो रज़्मगाह में भी ऐसा ही था, जंग के मैदान में भी वही भुट्टो था। मुल्तान हम गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी शेजान होटल में। अच्छा। वहां सादो कुरैशी की ड्यूटी लगाई गई जागीरदारों की, इससे अयूब खान ने और काले बाग ने, कि भुट्टो को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी। हम जब अंदर गए तो बाहर बड़े गुंडे आ गए, तो बंदूकें उठाई हुई, तलवारें उठाई हुई, और वो कम से कम 100-150 आदमी था। अच्छा। हम अंदर कोई 50-60 आदमी थे भुट्टो साहब के साथ। तो शेजान वालों ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, और दरवाजा जब बंद किया गया तो वो ईंटें मार रहे हैं, बाहर फायरिंग हो रही है। बाहर सूरत हम लोग छत पर चढ़े कि उन्हें उठाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कुछ ढूंढ रहा था, ईंटें शीटें, वो शख्स यूं बैठा हुआ है अकेला। अच्छा। और ये दरवाजा है, वो उसका दरवाजा है, अगर वो आते हैं तो सबसे पहले उनसे मुलाकात होगी उनकी। मैंने उसको उस कुर्सी से उठते ही नहीं देखा। वाह। वही बार फायरिंग हो रही है, हम भी ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं, उसके करीब, भुट्टो के करीब ऊपर से ईंटें गिर रही है जरा थोड़े फासले पर, वो आदमी उस कुर्सी से नहीं उठा। वाह।
تو جب ختم ہو گیا معاملہ، خیر اس میں دلچسپ بات تھی کہ پچھے ایک ہاسٹل تھا، اس پر لڑکے تھے، اور لڑکے ہاسٹل کے لڑکوں نے بھی ہمارے ساتھ اینٹیں ماری انہیں، اور نیچے سے کوئی ایک آدمی نہیں رہ گیا۔ پریس کانفرنس ہوئی۔ پر دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ رسول بخش تالپر اوپر سے بھٹو صاحب کو کہہ رہا تھا یہاں سے اٹھ جاؤ، کہیں اٹھی میں ہو، اٹھی میں ہو، اٹھی میں۔ تو خیر ہم جب مسفر کے گھر گئے تو بھٹو صاحب کو کہنے لگا وہ کہ سر آپ کو میں نے کہا تھا کہ وہاں سے کم اٹھ جائے، کوئی اینٹ آ کے لگ جاتی کچھ۔ کہنے لگا مسفر اپنا رسول بخش سائیں تالپور میرا وہاں بیٹھنا ہی ٹھیک تھا، میرا بیٹھنا ہی ٹھیک تھا۔ تو یہ وین انسان کا، آپ دیکھیں نا کہ پہلا آدمی جس نے آئین دیا، پہلا آدمی ہے جس نے پاکستان کو شناخت دی کہ یہ ایک ملک ہے آئینی قانونی، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا کوئی اصول ہے اس کے۔ جتنی اکیڈمیاں بنائی گئی ذوالفقار علی بھٹو نے، جتنی آرٹ کونسلیں بنائی ذوالفقار علی بھٹو نے، جتنی یونیورسٹیاں بنائی ذوالفقار علی بھٹو نے، جتنے پاسپورٹ بنائے ذوالفقار علی بھٹو نے، یہاں تھا ہی کچھ نہیں، یہ تو کنواں تھا، ایک ملک تھوڑا تھا، ایک کنواں تھا، ایک بند کنواں بند ایک ملک تھا جس میں بس یا فوجی حکمران کام کر رہے تھے، یا ان کے ٹاؤٹ تھے، یا سرمایہ داری اور امریکہ کے ٹاؤٹ یہاں کام کر رہے تھے۔ یہاں کبھی عوام کا نام سنا تھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے، مودے تنگ نے، اپنا یا لینن نے کروڑوں آدمی مار کے نیشنلزم کیا تھا، نیشنلائزیشن، اس آدمی نے ووٹ سے کر کے دکھا دی۔ وہ زمین کا بھی کرتا، اگر اسے موقع ملتا تو یہ ضروری نہیں تھا، اس چھوڑتا نا، وہ جو اس نے کہا اس نے کیا ہے۔ اس نے مزدور کے ساتھ کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ اس نے گواہی دی، اس نے زمینیں بانٹ کے اس نے کسان کو یہ گواہی دی کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس نے لوگوں اپنے عوام کو کہا کہ میں تمہیں گھر دوں گا، کچی آبادیاں پکی کر دی۔ اس نے جو کہا اس نے پورا کیا، جو کرنا چاہتا تھا نہیں کرنے دیا گیا، لیکن جو کر گیا ہے وہ پاکستان کو وہی بچانے کے لیے اب بھی کافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس وقت کیا تھوڑی سی مطلب جائزہ آپ کی اپنی اوپینین شعر و ادب کی کیا سچویشن سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ تو بڑے متحرک نظر آتے ہیں شعرا، ان کے ہاں کچھ دیکھتے ہیں کوئی مزاحمت یا کوئی اس طرح کی چیز؟ نہیں، دیکھیے بات سنیے کہ مزاحمت جو ہوتی ہے وہ اگر ہوتی تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مزاحمت ہے نہیں، مزاحمت ختم کر دی گئی، مزاحمت بہت بڑے پیمانے سے ختم کی گئی ہے۔ مزاحمت تو سیاسی جماعتوں سے ختم کر دی گئی، وہ تنظیمیں یہاں موجود نہیں اب جو مزاحمت کیا کرتی تھی، وہ سب اپنے راستے بنا کے چلی گئی، ان کے وہ راستے نہیں رہ گئے۔ ایک پیپلز پارٹی اب بھی موجود ہے جو اب تک جس حالت میں بھی ہے وہ مزاحمت کی حالت میں موجود ہے۔ آپ وہ بچہ حلا بلاول نے کوئی اتنا بڑا اس کا تجربہ نہیں ہے، لیکن اس کی اسمبلی کی لیٹسٹ اس کی تقریر آپ سن کے دیکھیں تو کتنی بڑی مزاحمت ہے، کوئی بندہ اس کے برابر کی بات نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بانی کو رہا کرو، دیکھو نا، ہم کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کہتے ہیں بانی کو رہا کرو، ہم کہتے ہیں اسرائیل کے خلاف ہم جہاد کریں گے، وہ کہتے ہیں بانی کو رہا کرو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھٹو کا نواسا ہی کہہ سکتا ہے، بے نظیر کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے۔ اور بھی پاکستان میں اگر کوئی سیاسی جماعت ایک مزاحمتی اپنا نظریہ رکھتی ہے، ایک عوامی نظریہ رکھتی ہے، یا جس کو عوام کے نظام کی یا عوام کے اپنی پالیٹکس میں یہ ایک حیا اور شرم ہے
کہ ہم عوام کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ پاکستان پیپل پارٹی اب بھی ہماری جو بنائی ہوئی ہے، اب بھی اس میں اتنی گئی گزری میں بھی وہ چمک آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے. تو ان دنوں کچھ لکھ رہے ہیں یا یہ لکھتا رہتا ہوں میں نے تو اب ایران پر بھی نظم کہی ہے، چند شعر کہے ہیں، وہ کہے تو آپ کو سنا دوں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ مجھے دے دیں، وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں چند شعر. چلو تو آپ آئے ہیں تو یہ تازہ اشعار ہیں جو کل ہی کہے ہیں کہ وقت آ پہنچا ہے اے دنیا تیرے انجام کا. وقت آ پہنچا ہے دنیا تیرے انجام کا، ملتجی قاتل ہے تیرے امن کے انعام کا. اللہ اکبر، وہ کہتا مجھے نوبل انعام دیا جائے. ملتجی قاتل ہے تیرے امن کے انعام کا، جل رہی ہے جو زمین تھی رستم و سہراب کی، ظلمتوں کی زد میں ہے مسکن تھا جو بہرام کا. آج پھر وہ دیکھتے ہیں ہم بپا ایران میں، ہس جو دیکھا تھا کل ہم نے عراق و شام کا. یہ جو سب ہے عالم اسلام کے شاہ و شیوخ، کچھ خیال ان کو نہیں ہے اپنے ننگو نام کا. جن کے استبداد کا روئے زمین پر راج ہے، کیا تقدس ان کو ہے ان کے حرم احرام کا. اور جب لگا دیتا ہے انکل سام ان کے گھر کو آگ، تب خیال آتا ہے ان کو اپنے استحکام کا. اور ایک ہے اپنے استحکام کا، اور اہل مغرب ایک ایک لمحے کا کرتے ہیں حساب. اب تو صدیوں پر ہے بھاری سلسلہ ایام کا. ایک ہے دنیا میں سارے، کیا یہود اور کیا ہنود، متحد ہونا ہے مشکل عالم اسلام کا. اور جب کہ ایٹم بام ان کے ہر گلی کوچے میں ہے، ایک بس ہم پر ہی ہے الزام ایٹم بام کا. اور وہ مجاہد جس کا اصل نام ہے عاصم منیر، آج وہ ہیرو ہے سارے عالم اسلام کا. واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. سر بات یہ ہے کہ دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں اور باتیں کرتے رہیں. جی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے اپنے ظاہر ہے کچھ. بہت شکریہ. نہیں آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت نوازش.